नमस्कार, प्रणाम। हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसकी गूंज बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर जिस तरीके से पटना से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मचाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितना दम है और विपक्ष की आरोपों में क्या वाकई में हकीकत छिपी हुई है, इन मामलों का जिक्र करेंगे। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के चपेट में आई हुई है और इसका असर देखने को यह मिल रहा है कि दुनिया में कई देशों में तेल जो क्रूड ऑयल होता है उसकी सप्लाई में कमी आई है। भारत के लिए भी सप्लाई में कमी आई थी, लेकिन भारत की शानदार कूटनीतिक जीत हुई है और ईरान ने भारतीय जहाजों को हरी झंडी दे दी है और 2 जहाज मुंबई पहुंचे हैं भरे हुए क्रूड ऑयल के साथ। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। राहुल गांधी आज संसद में प्रदर्शन करते नजर आए। वो चाय पीकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। हालांकि राहुल गांधी ने बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब बाद में इस पर जवाब दूंगा। तो क्या राहुल गांधी डर गए? दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। जरा सुनिए। साथियों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। आपने पीएम नरेंद्र मोदी की बातों को सुना। अब आपको बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की बातें सुनाते हैं, जो कह रहे हैं कि बिहार में सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, सब कुछ ठीक है। जरा इस बयान को सुनिए। कोई क्राइसिस नहीं है, थोड़ा बहुत परेशानी बढ़ेगा। हमारा केंद्रीय सरकार की पूरी नजर और निगाह है। हर भारतीय ये जो संग्रह करने की प्रवृत्ति और ब्लैक मार्केटिंग का अफवाह उड़ाकर जो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं, सरकार की पूरी निगाह उन पर। बिहार के डीजीपी विनय कुमार मान तो रहे हैं कि दिक्कत है, लेकिन कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर हल निकाला जा रहा है और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विनय कुमार क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनाते हैं। नहीं, ये समस्या है और इसको राज्य सरकार काफी संवेदनशील है और उसको इस पर विचार मंथन हो रहा है, बैठकें हुई है और चीफ सेक्रेटरी और पूरा सरकार जो है इस समस्या के प्रति काफी संवेदनशील है और नहीं, सभी लोगों को निर्देश दिया गया। ये चूंकि हम लोग के बस की चीज नहीं है, इसलिए इस पे किस प्रकार से इसको टैकल किया जाए सो दैट कोई गंभीर समस्या नहीं हो और बेसिक जो काम है वो चलता है। आपने तमाम नेताओं के बयान सुने, डीजीपी का बयान सुना और आप अब समझ गए होंगे कि भारत में सिलेंडर को लेकर, एलपीजी को लेकर जो इतना बवाल मचाया जा रहा है, उसे लेकर आने वाले दिनों में भी राजनीति कम नहीं होगी। भारत एक बड़ी कूटनीतिक जीत दर्ज कर चुका है। दूसरी ओर जब पूरी दुनिया में महंगाई अपने चरम पर पहुंच रही है तो भारत स्टेबल नजर आ रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसने लोगों के मन में कई सारे सवाल उठा दिए हैं। ये तस्वीरें देखिए। दावा किया जा रहा है कि लोग सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये भी हम सुनेंगे तमाम पार्टियों के जो प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सिलेंडर क्राइसिस का जो माहौल बनाया जा रहा है, तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, एलपीजी पर हाहाकार क्या कर रही है भारत सरकार और क्या एलपीजी पर भ्रम फैला रहा है देश का विपक्ष? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के इस खास डिबेट शो में हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बिहार से माधव चौधरी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अरुणेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता रोशन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का कैपिटल टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हम डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहते हैं।
डॉक्टर अरुणेश द्विवेदी जी, आपसे सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष जिस तरीके से देश में सियासत कर रहा है, क्या वाकई में भारत में एलपीजी सिलेंडर की इतनी किल्लत हो गई है कि आने वाले समय में भारत को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? धन्यवाद नवेंदु, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और हमें बुलाने के लिए। देखिए, जो इस समय वैश्विक हालात हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, और इस समय जो पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध था, और अब अभी भी वो युद्ध हालांकि चल रहा है, लेकिन उसका विभीषिका इतना पूरे संसार पे, पूरे विश्व पे नहीं पड़ा है जितना असर अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का पूरे विश्व पे पड़ रहा है। तो हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। अभी तो फिलहाल उतना बड़ा संकट नहीं है जितना विपक्ष इसको हाईलाइट कर रहा है, या जिस तरीके से आज कांग्रेस के जो नेता हैं और कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में हंगामा किया, यूं कह लें कि प्रदर्शन किया, और नरेंद्र भी नहीं, सिलेंडर भी नहीं, इस नारे के साथ उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं सियासत तो इस मामले पर हो ही रही है, जबकि मुझे लगता है कि इस पर ये जो मुद्दा है ना, ये पूरा किचन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बिल्कुल घरेलू मुद्दा है, हमारे खाने पीने से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को इसमें सकारात्मक सहयोग सरकार को करना चाहिए, और सरकार को भी मानना चाहिए कि भले ही उतने अभी बिगड़े हालात ना हो, अभी हमारे जो एलपीजी का कंपनियां हैं, जो भी तेल गैस और कंपनियां हैं, उन लोगों की तरफ से जो आधिकारिक बयान है उसको आप देखेंगे तो अभी हमारे देश में पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर तेल का संकट आ गया है, या जो रिजर्व तेल और गैस हमारे यहाँ पर रखती हैं कंपनियां वो खत्म होने वाली हैं, ऐसे कोई हालात नहीं है। लेकिन विपक्ष के लेकिन नेताओं सर, के द्वारा युद्ध अगर ज्यादा लंबा खिंचता है फिर क्या होगा? नहीं तो फिर हालात बिगड़ेंगे, क्योंकि देखिए, मैं एज ए जो पत्रकार, मुझे जो मेरा एनालिसिस कहता है वो यही कहता है कि एलपीजी का संकट है, ये बात तो तय है, और अभी भी उस संकट की शुरुआत हो गई है। लेकिन अगर हमारी सरकार समय रहते नहीं चेतती है तो ये संकट भयावह रूप ले लेगा। क्योंकि देखिए, कायदे में होना ये चाहिए, कोरोना के टाइम में हमारी तेल कंपनियों की तरफ से ऐसे कुछ सरकार ने दिशा निर्देश दिए थे कि अगर ये लॉकडाउन लंबा खिंचा, सालों चला, तो हमारी तेल कंपनियों के पास कम से कम 6 महीने का रिजर्व एलपीजी गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस और बाकी जो तेल है, ऑयल प्रोडक्ट है, वो होना चाहिए, ताकि 6 महीने बिल्कुल हमें कोई संकट ही ना पड़े। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे तो केवल 45 दिन, यानी लगभग 1.5 महीने ही रिजर्व सिस्टम हमारे तेल कंपनियों के द्वारा रखा जाता है। लेकिन तो मुझे लगता है यहाँ पर एक सवाल ये भी है, रखना चाहिए। लेकिन सर 6 महीने में तो बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च आएंगे, फिर देश की जो वित्तीय हालत है उस पर भी दबाव बनेगा। लेकिन आपने रूस यूक्रेन वॉर का जिक्र किया, 4 साल से ये युद्ध लगातार चल ही रहा है, लेकिन हमने देखा कि रूस यूक्रेन वॉर से पूरी दुनिया प्रभावित होती है, लेकिन भारत में न महंगाई बढ़ती है, न किसी चीज की किल्लत होती है। तो हम अगर उस दौर में सरवाइव कर सकते हैं तो क्या हम आज के दौर में सरवाइव नहीं कर सकते, जब सरकार, देश के प्रधानमंत्री देश को भरोसा दे रहे हैं? नहीं, भरोसा तो देना उनका काम है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको भरोसा देना भी चाहिए, लेकिन हमें वस्तु स्थिति का आकलन भी करना चाहिए। हमें देखो, रियलिस्टिक जो इमेज है वो पेश करना चाहिए, और वास्तविकता ये है कि रूस और यूक्रेन की युद्ध की तुलना ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध से नहीं की जा सकती है। ये ज्यादा, जैसे मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में कहा, ये ज्यादा भयावह युद्ध है, और उसमें दरअसल पूरा खेल तेल का है। यूक्रेन के साथ में तेल वाला ऐसा कोई नहीं है कि उसके पास तेल के इतने अकूत भंडार हैं, ईरान ने तो हरी झंडी दे दी है ना, के पास है। सर, ईरान ने हरी झंडी दे दी है, हमारे जहाज वहां से आ रहे हैं। और एक बात और कह दूं कि भारत जो है रूस से भी तेल खरीदने लगा है बड़े पैमाने पर फिर से। तो लग रहा है कि आने वाले समय में अगर सरकार अपनी, नहीं देखिए नवेंदु, वो अच्छी बात है कि रूस से हमारी सरकार तेल 1 महीने के लिए और खरीद सकती है। अमेरिका ने भी उसके लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि भारत रूस से 1 महीने के लिए तेल और खरीदे। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ये कहने वाला होता कौन है? अमेरिका से पूछकर भारत थोड़ी ना तेल खरीदेगा जाके रूस से या किसी भी कंट्री से। भारत के अपनी समझ है, और हमारी सरकार की जो विदेश नीति है वो परिपक्व है, और मुझे लगता है कि अभी तक जो हमारा गुट निरपेक्ष
एक हमारा जो रणनीति रही है, उसी तरीके से भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है। विदेश सचिव के बयान को आप सुन लीजिए, उन्होंने तो ना अमेरिका और इजराइल का पक्ष लिया है और न ही ईरान का पक्ष लिया है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि शांति से हमें इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन फिर भी एलपीजी का जो संकट आप देख रहे हैं, आपका बिहार का चैनल है तो मैं आपको बता दूं, पटना में भी एलपीजी के संकट को लेकर वहां के डीएम ने एडवाइजरी जारी की है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 28 उड़न दस्ता बनाए गए हैं कि वो लोग जाके देखेंगे कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। तो कहीं कहीं जब प्रशासन इतना एक्टिव है तो इसका मतलब है कि हमारे देश में या अलग अलग प्रदेशों में एलपीजी को लेकर संकट की शुरुआत हो चुकी है। अब इसका समाधान निकालना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है। लेकिन सर हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन ये भी सही है कि कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है, नागरिकों को दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन कुछ जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, कुछ पुराने वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जो कि कोविड काल के हैं, जो लोग सिलेंडर लेकर घूम रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है। तो चलिए अब रोशन जी के पास आते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रोशन जी, आप जवाब दीजिए, क्या इस मुद्दे पर आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जवाब हम अब देश की संसद में देंगे। क्या उनको लग रहा है कि माहौल जो है अब कंट्रोल में होता जा रहा है? ईरान का जो रुख सामने आया है, हमारे जहाज को जो परमिशन मिली हुई है। नवेंदु जी, सबसे बड़ी बात इसमें जितना तरह का अरुणेश जी ने अभी बात कही, अगर युद्ध लंबा हुआ तो हम सारे भारतीयों का ये धर्म बनता है कि इस संकट से हम लोग आपसी तालमेल के साथ उबरा जाए, जिसमें कि कोरोना जैसी भयावह स्थिति, थाली ना बजे, घंटी ना बजे, टॉर्च ना जले, नहीं बुझे। और ये जो बीजेपी की सरकार है, जो ढकोसला वादा झूठ बोलना हमारे माननीय प्रधानमंत्री का परम कर्तव्य बनता है, जिसको कि वो अपने जीवन के इतिहास में सबसे पहला धर्म मानते हैं कि मुझे इस देश में झूठ बोल के ही राज करना है। वो भारतीयों के मोह से, उनके दुख से, उनके पीड़ा से, चाहे किसान पीड़ित रहे कि जनता पीड़ित रहे, कि सिलेंडर नहीं मिले, कि वो कोरोना की स्थिति आ जाए, कम से कम 50 ऐसी स्थिति में देश में देखा गया है कि साहब जो है वो अपने सिस्टम में झूठ बोलना और अपने वादे से मुकरना और उसको ऐसे कह जी 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 बोलिए। आपकी बात राजनीतिक तौर पर अपने जगह ठीक है, लेकिन बात यहाँ ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच हो रही है। आप पीएम पर झूठे आरोप लगा सकते हैं, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते आपको यह अधिकार है, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि भारत की जो कूटनीति है, विदेश मंत्री की, ईरान की विदेश मंत्री से बात हुई और उसके बाद भारत के लिए रास्ते खोले गए। भारत में लगातार ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें बता रही है कि भारत में मुंबई में तेल पहुंच रहा है। मैं पहले भी आपको कहा कि मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं, आप लगता है सुने नहीं, ये हमारा बात एकदम सही आपकी है कि ईरान हमारे वैदेशिक सिस्टम में जो है, जो हमारे प्रति सद्भाव बढ़ता है, अच्छी बातें हैं। इसका ऐसा नहीं कि हम विपक्ष जो है हर समय सरकार को जो है वो सुनावे हैं। वो इसके लिए आपके तरफ से हम लोग अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं कि हमारे ईरान का जो मैटर है उसमें हम, लेकिन मैटर जहां जा रहा है देश का, जो अभी आप हर शहरों में गैस की स्थिति देख रहे हैं, ये ईरान की बात नहीं है। आप इसको नहीं समझ रहे हैं। अंबानी और अडानी की सरकार, ये बातें काले बाजारों की है, आप इसको समझिए। नवेंदु जी, आहार अलग है। ये जो है ना, ये अभी अरुणेश जी ने, आप सुनिए बात को, अरुणेश जी ने एक बात बोला, उसको समझिए बात को, कि उसमें जो है आज के डेट में कमी नहीं है, अभी किल्लत हुई नहीं है, ये दिखाया जा रहा है। इसको जो है ना, ये ब्लैक मार्केटिंग की सरकार ये उसको दिखाती है, और अब अडानी अंबानी इसमें कमाएंगे। बस ये उनके दोस्त। एक मिनट ये एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह ऐलान किया है, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, कि जामनगर रिफाइनरी से एलपीजी उत्पादन बढ़ाई जाएगी
और 25% बढ़ाई जाएगी और एलपीजी आउटपुट बढ़ाने के लिए 24 घंटे काम किया जाएगा ताकि देश में ईंधनों की जरूरतें पूरी की जाए। तो इस मुश्किल परिस्थिति में भी तो रिलायंस आगे आ रही है और सरकार ने जैसे ही क्रूड ऑयल के मेरी उत्पादन को लेकर बढ़ावा को हरी झंडी दी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उसका स्वागत कर रही है, वो सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। तो इसका सुन इम्पैक्ट तो लीजिए, देशवासियों पर ही पड़ेगा। अरे बात की बात सुनिएगा ना, वो बात आप जिस अंबानी की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको याद दिला दूं, आप जिस मोबाइल को यूज कर रहे हैं उसी ने कहा था मैं फ्री दूंगा तो फलना दूंगा। वो सारी सिस्टम जो है यही मुकेश अंबानी ने खड़ा होके कहा था कि मैं मोबाइल फ्री कर दूंगा, तो ये चार्ज फ्री कर दूंगा, तो ऐसे जियो आ जाएगा, तो ऐसे डिजिटल आ जाएगा। आज जो आदमी फ्री का आदत दिला के हर एक लोगों से 350 से 400 का कम का कोई रिचार्ज नहीं है 28 दिन का। आप आम जनता पे आप देख लीजिए कि वो अंबानी क्या बोलेंगे, उनको तो अपने मित्र के साथ कमाना है। ये समूचे कम से आपकी कम लड़ाई 50 अंबानी के साथ है या मोदी के साथ है? अरे दोनों दोस्त हैं, इसमें लड़ाई क्या है? ये तो दोस्त हैं, ये तो आपस में वो लोग शागिर्द हैं, तो लड़ाई तो दोनों से होगी ना। जब एक शागिर्द से होगा तो दूसरे शागिर्द से भी होगी। लेकिन रोशन जी, आपकी बातों से मैंने ये समझा है कि आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष को भी साथ ले और एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए क्या, ताकि जो देश में हाँ, दिक्कत हो वो सारी पार्टियों को उससे अवगत किया जाए। हाँ, मैं इसमें आपका साथ हूं, मैं इसमें आपका साथ हूं कि एक सर्वदलीय बैठक सरकार करावे और उसमें जो है सारे सिस्टम का जो है कि कैसे जनता का जो ये दुख है इससे जो है जनता, क्योंकि यही चीज मोदी जी डरते हैं, यही चीज मोदी जी को डर होता है ना। ठीक है, और ये डर जो है, हाँ जी, ये अभी माधव जी से जवाब लेते हैं। माधव जी, 2 सवाल हैं। पहला तो आप ये जवाब दीजिए कि क्या आपको लग रहा है वाकई में देश में किल्लत होने वाली है, क्या सब कुछ ठीक है, एलपीजी को लेकर दिक्कत नहीं आएगी? और दूसरा, आप लोगों ने अब तक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई है? डॉक्टर अरुणेश द्विवेदी के पास चलते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो बात कह रहे हैं कि आने वाले दिन में युद्ध बड़ा होगा, तो ये तो भारत के हाथ में है नहीं कि युद्ध कितना बड़ा होगा। अब 6 महीने अमेरिका, इजराइल, ईरान लड़ेगा, तो उसमें भारत क्या ही कर सकता है। हालांकि भारत की राय इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन अगर युद्ध 6 महीने, साल भर चलता है, तो भारत अभी जिस तरीके से चल रहा है, अगर आगे स्मूथली भी ऐसे ही काम चलता रहे, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत पर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से सरकार लोगों को भरोसे में ले रही है कि हम आने वाले समय में कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना लोगों को नहीं करने देंगे। अब सरकार का तो काम ही है ये कहना, पॉजिटिव बातें करना अच्छी बात होती है, लेकिन हमें वास्तविकता के करीब भी रहना चाहिए। हकीकत की जो जमीन है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और वास्तविकता यही है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत ही क्या, पूरे विश्व पे इसका असर पड़ना लाजमी है, स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है तो कि इसका भारत क्या का ऑप्शन हम निकाल आखिरकार सकते इस हैं? युद्ध के लेके, हाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। पहली बात यह है कि 2 संदर्भ में मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहला संदर्भ ये है कि जो इस समय मिडिल ईस्ट में हालात हैं, तो वहां पर एक तरफ है आपका इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, दूसरी तरफ है अघोषित रूप से रूस और चीन भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ हैं। भारत किसके साथ है? न तो घोषित तौर पे ना अघोषित तौर पर, क्योंकि भारत ने अभी अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। दोनों से ही वो अपना समान रूप से व्यवहार कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, शांति से समाधान निकलना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो मेरा पहला संदर्भ का यही है कि युद्ध लंबा खिंचने पर भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना ही पड़ेगा कि वो अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, या फिर ईरान और रूस वगैरह के साथ में है। दूसरा संदर्भ आपके सवाल पर कि अगर ऐसा युद्ध लंबा खिंचता है तो फिर भारत के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका ये स्टेटमेंट है। मेरा ये मानना है, मेरा ये आकलन है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। जिसकी शुरुआत आप अभी देख रहे हैं। सवाल पूछा है जी, मैंने ये कहा है कि अगर लंबा चलता है तो सरकार जो बयान दे रही है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि आगे चलकर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और सरकार मैनेज कर लेगी? मैं ये कह रहा हूं। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूं कि इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और उसका प्रमाण अभी से दिखना शुरू हो गया है। देश भर के अलग अलग शहरों के, अलग अलग जो राज्य के अलग अलग शहर हैं, वहां पर एलपीजी को लेकर के किल्लत वास्तविकता में है।
शुरुआत उसकी हो गई है, अभी उतने बड़े लेवल पे नहीं है जितने बड़े लेवल पर विपक्ष के नेता दावे कर रहे हैं, वो तो उनका काम है सियासत करना। लेकिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बहुत परेशानी बढ़ रही है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी, उसको रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आपके बिहार में ही पटना में मैंने अभी उदाहरण दिया था कि 28 उड़न दस्ता बनाए गए हैं, डीएम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एक और जानकारी आपको दे देता हूं इसी मामले पर कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बकायदा एक वार जोन बनाया है 24/7 एलपीजी को लेकर के। तो सरकार भी सतर्क है, क्योंकि उस वार जोन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं, और इनसे साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके से गलत खबरें न जाने पाए, खासतौर पर सोशल मीडिया में, कि बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी है, उसका समाधान सरकार को निकालना होगा। ठीक है, ठीक है सर आपके पास फिर से आएंगे वापस। माधव जी जुड़ गए हैं। माधव जी, इस बार आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हमारी आवाज जा रही है? जी जी जी। कांग्रेस का सवाल है, और ये हम भी पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने अब तक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई है? क्यों नहीं एक बार विपक्ष को भरोसे में लेते हैं, ताकि देश में अफवाहों का बाजार गर्म ना हो? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर बताइएगा कि जी आप जवाब दीजिए। के नेतृत्व में एनडीए की जो गवर्नमेंट है, ये सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के लिए काम करती है। हम विपक्ष को भी साथ लेके काम करेंगे। आवश्यकता पड़ेगा सर्वदलीय बैठक की हर स्तर पर में, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश प्रांतीय स्तर पर, जिला स्तर पर में जो विषय होगा वो। अभी स्थिति नियंत्रण में है, और एलपीजी या पेट्रोलियम पदार्थों का अपने देश में आयात होता है, तो होता है आयात, तो हम तो आश्रित उस पे है। तो अब रही बात, अभी जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट है, तो हो सकता है वहां बाधित हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था भी किया जा रहा है। अफ्रीका, नॉर्वे, अमेरिका, उस तरफ से भी दूसरे मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ ही हमारे घरेलू जो उत्पादक है, रिफाइनरीज है, उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए बोला गया है। वितरक एसोसिएशन का जो चेयरमैन है, वो भी आज स्टेटमेंट दे दिया है अपना कि हम किल्लत नहीं है, और जो पैनिक करने का विषय लोग कर रहे हैं कहीं पर में सोशल मीडिया वगैरह पे, उस पे भी कार्रवाई, अभी बता रहे थे अवधेश जी, उड़न दस्ता का नियुक्ति हो गया है, उस पे कार्रवाई भी किया जा रहा है आज। लेकिन माधव जी, ये देखिए, तस्वीरें बहुत सारी निकलकर सामने आई है। कुछ तस्वीरें गलत हो सकती है, मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी, वरना विपक्ष इस तरीके से हमलावर है। देखिए, प्राय जो ईरान का इजराइल का युद्ध है, 4-5 रोज पहले से शुरू हो चुका है। 4-5 रोज से उस रूट का सप्लाई बाधित था, तो लोगों को ही लग रहा है कि अभी हमारे घर में भी प्राय प्रैक्टिकली यदि धरातल पे देखिएगा कि घर में ऑलरेडी सिलेंडर है, लेकिन लग रहा है कि 8वें रोज प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लोग अपने यहाँ परंपरा है जमा करने की भी, घर में भी एक मतलब हो जाए आज की नमक का। नहीं माधव जी, अगर लोगों के मन में ये डर रहेगा कि आगे चलकर उनको दिक्कत होगी, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग कोशिश करेंगे कि जमा की जाए, क्योंकि ये किसी के घर का मामला है, खाने को लेकर जुड़ा हुआ मामला है। वे लोग सोशल मीडिया पे गलत अफवाह फैला के कर रहे हैं, और विपक्ष के नेता जिस प्रकार से आज नौटंकी किए हैं, ये भी एक पैनिक क्रिएट करेगा। तो गैर जिम्मेदार ये लोग हैं, इनसे अपेक्षा न देश को है न हमको है। समस्या का समाधान जो होगा उसके लिए सरकार सक्षम है। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो कूटनीतिक प्रयास है, वो स्वर्णिम युग चल रहा है। माधव जी, भारत इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। आपकी विदेश नीति अभी चल गई है, वहां से 2 जहाज में तेल भरकर आए हैं, लेकिन आगे चलकर, जैसे कि अरुणेश जी ने कहा है, कि भारत सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा, या तो वो इजराइल की तरफ है या तो ईरान की तरफ है। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब यूएनओ में वोट देने की बारी आई थी, तो हम फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किए थे, भारत ने इजराइल के पक्ष में वोट नहीं किया था। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, नेशन फर्स्ट।
भारतीय लेकिन माधव जी, लेकिन ईरान ने भारत के जहाजों को भी रोका था। आपको इस बात को स्वीकारना होगा। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की तो दोबारा हमारे जहाज को हरी झंडी मिल गई, लेकिन आने वाले समय में तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, वरना ईरान अगर आपको दुश्मन मानेगा, भारत को दुश्मन मानेगा, तो वो कैसे जहाज को परमिशन देगा फिर? भारत को न तो ईरान दुश्मन मानेगा और ना इजराइल दुश्मन मानेगा। हमारा गुटनिरपेक्ष नहीं, तो ईरान का वही दुश्मन है ना जो इजराइल का दुश्मन है और जो इजराइल का दोस्त है, और भारत तो इजराइल का दोस्त है। पीएम मोदी गए, उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैंडली फर्मली विद इजराइल। भारत ईरान का भी दोस्त है, इजराइल का भी दोस्त है, और हमारी जो पारंपरिक विदेश नीति है उस आधार पर में हमारा निर्णय होगा, और भारत सरकार वो कर रही है, और उसी का परिणाम है कि ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई है, भारत का काम हो गया। भारत का इंटरेस्ट प्राथमिकता रहेगी, किसी भी प्रकार का पैनिक स्थिति उत्पन्न न हो, ये आग्रह करेंगे। और विपक्ष के लोग जिस तरह से आज राहुल गांधी जी किए हैं, एक परिपक्वता है, उनसे अपेक्षा भी लोगों को नहीं है कि वो परिपक्व। सर्वदलीय बैठक कब तक हो जाएगी? सर्वदलीय बैठक कब तक हो जाएगी? अब जरूरत होगी तो पिछले भी कई, अब तो बहुत जरूरत है माधव जी, तो बहुत जरूरत है। अब तो बहुत जरूरत है, क्योंकि देश की जनता कह रही है कि अब सरकार को, विपक्ष को भी साथ लेना होगा, और विपक्ष को भी सरकार की बात को सुननी पड़ेगी। अभी सरकार के नियंत्रण में एलपीजी संकट है, और जो थोड़ा बहुत विषय आया है उसको भी नियंत्रित कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है माधव जी, ठीक है। चलिए, आपकी बात से हम समझते हैं कि आप लोगों को भरोसा दे रहे हैं, और अगर अगले दिन संकट हुआ तो मैं इस पर फिर डिबेट करूंगा और आपको ही बिठाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। रोशन जी, एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा कि एलपीजी संकट अपने जगह पे है, लेकिन ईरान से भारतीयों की भी वापसी हो रही है और तेजी से वहां से व्यवस्था कर दी गई है कि भारत सरकार जो है उनके प्रयासों से अब जो ईरान में भारतीय फंसे हुए हैं वो वापस आ रहे हैं। तो अब जरा आप लोग भी कोशिश कीजिए कि सरकार के साथ ऐसे परिस्थिति में कुछ बेहतर समन्वय बनाया जाए, ताकि देश के लोगों में यह मैसेज जाए कि मुश्किल परिस्थिति में देश की जो तमाम पार्टियां हैं वो कम से कम साथ है। राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसे मुश्किल परिस्थिति में अगर देश में सारी पार्टियां एक साथ आती है तो फिर लोकतंत्र मजबूत होता है। रोशन जी, आपने म्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने म्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विपक्ष के तरफ से जो है हमेशा हमारा साथ रहा है और हमेशा साथ रहेगा, ये जान लीजिए। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी को सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए इस पैनिक सिचुएशन में, नहीं तो कोरोना वाली स्थिति होगी और फिर घंटी, ठीक है, जो सारी क्या बजा था वो बजेगा। ठीक है रोशन जी, ओके, आपने अपनी बात रखी। अब अरुणेश जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे कि बहुत सारे मुश्किल दौर आते हैं देश में। कोविड काल भी देखा, देश ने नोटबंदी का भी दौर देखा, बहुत सारे दौर थे, लेकिन हम उन चीजों से उबर कर सामने आए। तो आपको देखिए नवेंदु, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, उसके आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 31 मिलियन टन की खपत सालाना एलपीजी की हमारे देश में होती है, और उसका 80% जो हिस्सा है उसके लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। इसी एक आंकड़े से आइडिया लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी एक आंकड़े से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, ईरान का खास तौर पर, क्योंकि ईरान अभी भी इस स्थिति में है। अभी तो हमारे विदेश मंत्री ने चलो कन्विंस कर लिया उनको कि भाई चलो ये ठीक है, हम बात कर रहे हैं, आपको जाने दे, लेकिन आने वाले समय में अगर भारत अपना स्टैंड क्लियर नहीं करता है तो ईरान भी ये सप्लाई रोक सकता है, तो उसका असर भारत पे पड़ेगा, तो एलपीजी संकट और गहराया जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरीके की बातें हैं। कई लोग कह रहे हैं कि युद्ध अगर लंबा खिंच जाएगा, हो सकता है युद्ध पहले खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से तबाही मच रही है इजराइल और ईरान में, ईरान का मिसाइल हमला हो या इजराइल का ड्रोन हमला हो, मिडिल ईस्ट पूरी तरह से तबाही के दौर में पहुंच चुका है। और इजराइल जो मिसाइल छोड़ रहा है उसमें हजार किलो बम भर रहा है। तो इस युद्ध की रुकने की संभावना फिलहाल तुरंत नजर नहीं आ रही है। हो सकता है अगर नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग जैसे बड़े नेता इंटरफेयर करें तो आने वाले सप्ताह में, महीनों के भीतर अगर ये युद्ध रुक जाए तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। तेल की सप्लाई चेन, उसका कोई संकट नहीं होगा।
फिलहाल दर्शकों को बता दें कि भारत सरकार ने यह आश्वस्त किया है कि भारत में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए भरोसा भारत सरकार पर ही रखना चाहिए कि सरकार जब कह रही है अगर दिक्कत होगी तो फिर हम सवाल पूछेंगे और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। तो इस चर्चा में आप लोग जुड़े हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन जी आपका, माधव जी आपका और अरुणेश जी आपका। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस पर आगे क्या कहती है, क्या बयान सामने आते हैं और सर्वदलीय बैठक कब होता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खास शो में इतना ही। आप देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।